कहते हैं मार्केट इज गॉड, मार्केट सुप्रीम है, भाव भगवान छे। इन सब जुमलों का क्या मतलब है कि मार्केट से बड़ा कोई नहीं है, मार्केट से ज्यादा किसी को नहीं मालूम है। भले ही आप कितने इंटेलिजेंट हों, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इवन आप नोबेल लॉरिएट हैं, तब भी आप फेल हो सकते हैं। ये सच है मार्केट का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज है और आप देख रहे हैं टीएनएस लाइब्रेरी का एक नया अंक। आज एक ऐसी किताब पे हम चर्चा करने वाले हैं जो ये बात साबित करती है कि आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, इस बात की गारंटी नहीं कि आप मार्केट को जीत ही लेंगे। आपके हारने की गुंजाइश 50% है। चलिए इसी पर आज हम लोग बातचीत करते हैं। सबसे पहले रजा का स्वागत करते हैं, जो कम्युनिकेशन एक्सपर्ट है और हमारे बुक रीडर हैं। तो रजा भाई, बहुत बहुत स्वागत है। जब आपने मुझे किताब का कवर भेजा तो मैं बड़ा थ्रिल था कि यार ये कैसे हो सकता है। फिर मैंने थोड़ी सी पढ़ी उसकी समरी कि यार ये तो हो सकता है और ये एविडेंस है। तो बताइए, किताब का नाम रिवील करिए और फिर बताइए क्या है। तो नीरज जी नमस्कार। दर्शकों का भी बहुत बहुत अभिवादन। आज की बहुत इंटरेस्टिंग। नीरज जी, अब दर्शक सोचते होंगे कि यार हर बुक को इंटरेस्टिंग बोलते हैं, लेकिन टॉपिक यानी शानदार शानदार बुक्स हैं दुनिया में और पढ़ने में मजा आ जाता है। बहुत ही शानदार बुक है व्हेन जीनियस फेल्ड, जो आपने बताया कि भाई जो जीनियस है वो भी फेल हुए, नोबेल लॉरिएट फेल हुए। आपने जो इंट्रोडक्शन में बताया वो इस कहानी का पूरा सार है। बहुत ही शानदार फास्ट पेस्ड थ्रिलर जैसी बुक है, रियल स्टोरी है स्टॉक मार्केट की। और इसका मैं आपको बताता हूँ ये बुक मैंने चूज क्यों की थी। जितनी भी हम बुक रिव्यू किए हैं हमने, जितने भी नीरज जी, हर जगह आता था लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट, हाउ इट फेल्ड, इट वाज अ केस स्टडी, इट वाज अ केस स्टडी। क्या हुआ एलटीसीएम में? वो एलटीसीएम का नाम हर बुक में रेगुलरली, वो वॉल स्ट्रीट का फॉल चाहे वो फूल्स गोल्ड हो, जिसमें भी हो सब में नाम आता था। मैं बोला यार ये बुक तो पढ़ना बनता है। और जो इसके जो राइटर है रॉजर लोवेंस्टीन साहब, मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, ब्लूमबर्ग वहां के जर्नलिस्ट रह चुके हैं। और बहुत ही शानदार बुक उसमें उन्होंने लिखी हुई है, जिसमें कि लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट कैसे बढ़ा, पहले तो राइज हुआ एंड कैसे वो फेल हुआ, उसकी पूरी कहानी है। तो उसको हम इस रिव्यू में डिस्कस करेंगे। एक चीज तो बार बार वही चीज आ रही है नीरज जी, फिर से हम रिपीट करेंगे। जॉन केनेथ गैल्ब्रेथ साहब, सेम स्टोरी, लेवरेज, डेरिवेटिव एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। बोले जैसे लेवरेज आएगा, जैसे डेरिवेटिव आएगा, मार्केट टूटेगा ही टूटेगा। वो इसमें बताया हुआ, भले आपके पास में एमआईटी के जीनियस हो चाहे नोबेल लॉरिएट हो, क्योंकि इनकी टीम में, यहाँ पे एलटीसीएम की टीम में नोबेल लॉरिएट थे और एमआईटी के ग्रेजुएट थे जिन लोगों क्या को हायर बात। किया जी। अच्छा, बैंक कोई नहीं छूटा नीरज जी इसमें, वो गोल्डमैन सैक्स हो, जेपी मॉर्गन हो, मॉर्गन स्टैनले हो, मेरिल लिंच हो। मेरिल लिंच तो फाउंडिंग पार्टनर थे इस कंपनी के। आप यूबीएस, स्विस बैंक, सिटी, बीएनपी पारिवार, रशिया, ब्राजील, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया ने कंट्री दर कंट्री। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो हम इसको चालू करते हैं। ये स्टोरी बेसिकली है नीरज जी, इस कंपनी की लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट। एट वन पॉइंट टाइम 100 इन्वेस्टर, 200 एम्प्लॉय, $100 बिलियन का एसेट होता था इनका, $1 ट्रिलियन का डेरिवेटिव एक्सपोजर। अच्छा, इक्विटी पूछेंगे कितना? $4.7 बिलियन बस। ओके। तो इसकी राइज की कहानी है कि राइज कैसे हुआ था। ये जो पहले एलटीसीएम जो है हेज फंड बना, जब ये जो टॉपिक है आपका, जो राइज हुआ था इसका, तो इसके एक फाउंडर थे जो जॉन एम मेरीवेदर। ये सोलोमन ब्रदर्स में काम करते थे, वहां से फायर हुए थे। उसकी कहानी हम बताएंगे आगे। इनकी फायरिंग हुई सोलोमन ब्रदर्स से। लेकिन जब ये सोलोमन ब्रदर्स में थे तो इनके पास में ये जनरली आर्बिट्राज, इन्होंने डेस्क चालू किया था सोलोमन ब्रदर्स में। आर्बिट्राज में क्या था कि ये जो ट्रेजरी का आर्बिट्राज होता था, जो गिल्ट आर्बिट्राज होता था, गवर्नमेंट के ट्रेजरी का आर्बिट्राज होता था, वो उस पे खेलते थे और वॉल्यूम पे खेलते थे। तो एक बार क्या हुआ था, सोलोमन ब्रदर्स में जब थे तो एक आर्बिट्राज डीलर आया ट्रेजरी का इनके पास में, बोला कि भाई उसने कुछ लॉन्ग एंड शॉर्ट करके रखे हुए थे, मार्जिन कॉल आई, पैसे थे नहीं। जब मेरीवेदर साहब के पास में आया तो इन्होंने अपने सीनियर्स को जाके बोला कि देखिए ये बड़ा प्रॉफिटेबल ट्रेड है, इसका टाइम खराब है, अगर इसको हमने सस्टेन कर लिया तो बहुत प्रॉफिट बनेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उसकी पूरी आर्बिट्राज खरीद ली और अपने पैसे डाल दिए सोलोमन ब्रदर्स के। और थोड़े दिन के बाद में उसने बहुत पैसे बनाए उस ट्रेड ने उनके लिए।
सो एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि यार देखो हमारी बात सही है, हमने जो आर्बिट्राज खेला बिल्कुल सही है, कोई परेशानी नहीं है आर्बिट्राज में, आर्बिट्राज तो खेलेंगे और आर्बिट्राज में ज्यादा वॉलेटिलिटी भी नहीं है, पैसे बनेंगे, बस वॉल्यूम में खेलना पड़ेगा। तो ये कहानी है जॉन मेरीवेदर साहब की। फादर इनके अकाउंटेंट थे, मदर बोर्ड ऑफ एजुकेशन में पढ़ाते, तो बिल्कुल नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली। नीरज जी ये कैडी का काम करते थे, आपको पता होगा यूएस में तो जनरली क्या होता है कि लोग स्कूल स्कूल के टाइम पे कैडी वाला काम करते। ये नेचर इतना अच्छा था इनका, एक गोल्फर ने बोला यार थोड़ा बड़ा अच्छा नेचर है, इसने उनको यूनिवर्सिटी की इनकी स्पॉन्सरशिप कर दी, जबकि यूएस में देखिए पढ़ाई बहुत महंगी है। उन्होंने करेक्ट। इसकी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई इनकी वो कर दी, उन्होंने स्पॉन्सर कर दी। तो ये वहां पे जाकर के यूनिवर्सिटी में पढ़ करके आए और उसके बाद नौकरी ज्वाइन की। ये आर्बिट्राज ग्रुप जो था सोलोमन ब्रदर्स का, मैंने जो बताया, उसमें उन्होंने काम करना चालू किया था 1977 में। और फिलोसफी वाइज नेचर वाइज देखा जाए तो बिल्कुल नो मीडिया, नो नथिंग, कोई शोशाबाजी नहीं, कोई हवाबाजी नहीं, बिल्कुल शांत रहते थे, इनफैक्ट बहुत ज्यादा सेक्लूडेड रहते थे। तो यहाँ इन्होंने सोलोमन ब्रदर्स में अपनी टीम बनाई थी, बहुत ही बढ़िया टीम बनाई हुई थी, जिसमें कि इन्होंने अच्छे अच्छे लोगों को हायर किया हुआ था। एक तो क्या होता था सोलोमन ब्रदर्स में, जब हायरिंग के लिए कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए लोग जाते हैं, तो इन्होंने वहां पे एमआईटी हार्वर्ड के जो एक प्रोफेसर था, असिस्टेंट प्रोफेसर, उनको बोला कि भाई आप ट्रेनी भेजिए। जब प्रोफेसर साहब वहां पे, एरिक रोजनफील्ड नाम था उनका, प्रोफेसर साहब इनसे बात करने आए, इनको लगा यार इतने पैसे मिल रहे हैं, इतना बढ़िया काम है, मेरा तो इंटरेस्ट है इस काम में, तो उन्होंने ट्रेनी तो भेजना छोड़िए, खुद ही ज्वाइन कर लिया इनको, नौकरी में आ गए वो प्रोफेसर की अपने काम काम छोड़ करके। उसके बाद फिर इनके बहुत फेमस फेमस नाम थे, वो विक्टर हैघानी करके थे, वो इसमें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के थे। बिल क्लिंटन की कैंपेन मैनेजर थे ग्रेगरी हॉकिंस हॉकिंस करके, उन्होंने इनको ज्वाइन किया था, और वो एमआईटी के पढ़े हुए थे। एक विलियम क्रैस्कर करके थे, वो भी एमआईटी के, लॉरेंस हिलीब्रांड, 2 डिग्री थी उनकी एमआईटी से। इन लोगों ने पूरा का पूरा इनका टाइम वहां पे उनको सोलोमन ब्रदर्स में ज्वाइन किया हुआ था, और बढ़िया इनकी टीम का काम अच्छा चल रहा था। एक और इंटरेस्टिंग चीज इनकी बात ये थी नीरज जी, कि जब ये अपने ट्रेडर्स को बड़ी फ्रीडम देते थे, जॉन मेरीवेदर साहब जो इंचार्ज थे, तो एक बार उससे लोगों ने पूछा कि, कुछ लोगों ने बोला कि यार आप बिल्कुल एकदम फ्रीडम दे देते हो, तो आपको डर नहीं लगता कि भाई हम कुछ भी ट्रेड कर रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं? उनका डायलॉग जो था नीरज जी, वो बिल्कुल मेरे दिमाग में छप गया। उन्होंने बोला कि यार मेरी ट्रेड तो तब हुई थी जब मैंने तुम्हें हायर किया था। क्या बात है, वाह। फिलोसफर तो है तो। बिल्कुल बिल्कुल, और ये खेलने लगे, बिल्कुल लेवरेज खेलते थे, बिल्कुल आर्बिट्राज था। आर्बिट्राज में आप देखिए ट्रेजरी की कितना वेरिएशन कितना होता है पर डे, कितना होगा आप देखिए, मैं भी ट्रेजरी बॉन्ड्स और ये सब रहते हैं मेरे पास में, 0.01%, 0.02, करेक्ट। कभी बिल्कुल अर्थ शेक हो गया, अर्थक्वेक आ गया, तो 0.5 0.4% चेंज होगा, उससे ज्यादा चेंज होता नहीं। तो हाँ। वॉल्यूम पे खेलते थे, बिल्कुल बिल्कुल दबा के वॉल्यूम पे खेलते थे, और धंधा इनका बहुत बढ़िया चल रहा था। एक टाइम पे इनका जो बिजनेस था आर्बिट्राज वाला, आर्बिट्राज डेस्क वाज मेकिंग नीरज जी मोर मनी देन द इक्विटी डेस्क। जी हाँ, वो था बिल्कुल। तो ये इनका काम चल रहा था। इसमें जब ये सोलोमन ब्रदर्स में थे नीरज जी, तो इनके यहाँ क्या हुआ, अ, इनके एक कॉलीग होते थे, ट्रेजरी की डीलिंग कर रहे हैं तो आपकी फेड के साथ डीलिंग होती है, तो ट्रेजरी के बिल्स की बिडिंग के लिए इनके जो कॉलीग थे, उन्होंने कुछ डेटा फच कर दिया, इंफॉर्मेशन फच कर दी उस अकाउंट को जीतने के लिए, उनका बिडिंग को जीतने के लिए। उनको बिड मिल गया, अब हो तो गया, कर तो दिया, लेकिन इन्होंने आया आया और जॉन मेरीवेदर साहब को थोड़े दिन के बाद में बताया कि भाई मेरे से ये गलती हो गई। मेरीवेदर साहब ने तुरंत अपने सीनियर्स को बताया कि भाई ऐसी ऐसी गलती हुई है, फेड की वाली गंदगी की है, गलती की है, क्योंकि वहां पे रूल्स रेगुलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है यूएस में। तो उन्होंने बताया, उन्होंने ठीक है बैठ जाओ चुपचाप, कुछ नहीं करना, निकल गया हो गया है। उस बंदे ने जब उसे माफ किया गया, तो उसने फिर से ट्रेडिंग की, फिर से दूसरे बार उसने किया। जब दूसरी बार गया, तो इन्होंने बोला कि भाई नहीं हो सकता, अब तो फायरिंग करनी पड़ेगी। तो इन्होंने उसको फायर किया। इनकी मैनेजमेंट को जब पता चला, तो उन्होंने जॉन मेरीवेदर साहब को फायर कर दिया, क्योंकि देखिए फेड के साथ में आपने मैनिपुलेशन किया हुआ है, एंड मैनिपुलेशन एंड द इनसाइडर ट्रेडिंग, ये सब जो होते हैं, आपने देखा बड़े बड़े नाम, यस मैकेंजी यस। का रजत गुप्ता, राजत रत्नम, वो सब इनसाइडर ट्रेडिंग में अंदर जा चुके हैं। इन्हें फायर कर दिया गया। तो बोले कि क्या किया जाए यार, अब तो फायर तो हो गए थे।
दिस इज हाउ इन्होंने अपनी जो पुरानी टीम थी, जिन लोगों को मैंने नाम लिए, उनको लेकर के इन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट बनाया 1994 में। ओके। दिस इज हाउ द एंटायर टीम केम इनटू बीइंग। नाउ हेज फंड क्यों लिखा है नीरज? ये टॉपिक जो है, हेज फंड के लिए कोई भी स्ट्रिक्ट रूल अप्लाई नहीं करते थे उस यूएस में उस समय। अभी भी ज्यादा अप्लाई नहीं करते, उस समय भी ज्यादा अप्लाई नहीं करते थे। और इसमें क्या होता है आपका कि जो सिक्योरिटीज वाली कंपनीज है उनके लिए जो रूल अप्लाई होगा वो हेज फंड के लिए अप्लाई नहीं होगा। और अगर आप कमोडिटीज में ट्रेड कर रहे हैं तो सीएफटीसी जो वो होता है ना, फेडरल ट्रेड कमीशन, जो कमोडिटी फेडरल ट्रेड कमीशन, उसके रेगुलेशन में आप आएंगे अगर आप कमोडिटी में ट्रेड कर रहे हैं। बट अगर आप डेरिवेटिव खेल रहे हैं वो किसी बुक में नहीं आता। इसीलिए आप देखिएगा जो हेज फंड है उनकी संख्या 1968 में 215 थी यूएस में। 68 70 में मान लीजिए 200 थी। 1990 में 3000। लोगों ने बोला यार मोर रिस्क मोर रिटर्न, नो रूल्स रेगुलेशन, वेरी लेस रूल्स रेगुलेशन, यहाँ बनता है मजा आएगा खेलने में। और वहां पे जनरल फिलॉसफी थी नीरज जी, 25x to 30x के लेवरेज पे खेलते थे लोग। यस, वो जनरल स्टैंडर्ड रूल था हेज फंड्स का। तो इन्होंने बेस्ट ऑफ द बेस्ट एमआईटी से, इधर से उधर से, उन्होंने हार्वर्ड से एक रॉबर्ट मर्टन करके थे वहां पे, रोजनफील्ड जो साहब मैंने नाम लिया, उनके टीचर होते थे। तो जो इनके पास उनके स्टूडेंट आए थे उसके टीचर को उन्होंने हायर किया था हार्वर्ड से। इन लोगों ने डेवलप किया मॉडल आर्बिट्राज का कि जनरली आर्बिट्राज कितना से कितने का वेरिएशन रहेगा और हम कितना खेल सकते हैं। क्योंकि अगर वेरिएशन कम है आप लेवरेज लीजिए और खेलिए, और आपको पता है इसमें फ्लक्चुएशन वॉलेटिलिटी है नहीं, आपके पैसे बनेंगे। इन्होंने वो पूरा का पूरा काम करना चालू किया। तो इन्होंने जब चालू किया तो इसमें मेरिल लिंच वाज वन ऑफ द फाउंडिंग पार्टनर्स। तो इनको नीरज जी चाहिए थे करीब करीब $2.5 बिलियन फंड चालू करने के लिए। मेरिल लिंच ने थोड़ी पैसे डाले, बाकी सबने पैसे डाले, लेकिन इनके उसमें पैसे आ नहीं रहे थे, ज्यादा लोग नहीं आ रहे थे। उसके बाद में इन्होंने $1.25 बिलियन रेस कर लिया। एंड देन डेविड मलिन करके एक साहब थे वहां पे जो वाइस चेयरमैन थे फेड के, उन्होंने इसके फंड में पैसे डाले। जब उन्होंने फंड में पैसे डाले तो उनका देखा देखी, अब अगर आपको पता चल गया कि भाई फेड का वाइस चेयरमैन पैसे डाल रहा है तो बाकी बैंक तो अपने भी लाइन लगा के आ जाएंगे। राइट। उनकी वहां पे बिल्कुल चांदी हो गई, एक के बाद एक पूरे बैंक आने लग गए। हांगकांग लैंड अथॉरिटी, बैंक ऑफ सिंगापुर, बैंक ऑफ ताइवान, यानी आप कुवैत का पेंशन फंड ले लीजिए, इटली के सेंट्रल बैंक ने पैसे डाले नीरज जी, बैंक ऑफ ब्राजील, नाइकी के जो सीईओ होते थे उन्होंने डाला, मैकेंजी के पार्टनर्स ने पैसे डाले। एक बार जैसे अब देखिए भाई एक बड़ा आदमी आ गया तो उसके बाद लाइन लग गई, $1.25 बिलियन इन्होंने रेज किया। 2.5 का टारगेट था लेकिन 1.25 रेज किया। उसके बाद में इन्होंने मार्केट में लगा के लेवरेज के साथ खेलना चालू किया। 1994 में एक ऑन द रन करके नेक्स्ट चैप्टर जो उसमें लिखा हुआ बताया हुआ है इनकी परफॉर्मेंस। तो इन्होंने हेज फंड बन गया इनका, इन्होंने उसके बाद में उसको लेवरेज लेकर के इन्वेस्ट करना चालू किया। नीरज जी 1994 में 3 ईयर जो 30 ईयर ट्रेजरी होता है ना अपना, होता है 2 ईयर 5 ईयर 10 ईयर ट्रेजरी, जनरली 10 ईयर्स से बेंचमार्क एंड 30 ईयर के साथ कंपेयर करते हैं ट्रेजरी जो बिल्स होते हैं। उस समय उसने 16% अपने पीक से क्रैश कर गया। अब मेरीवेदर साहब की फिलॉसफी क्या थी उसमें, देखिए जॉर्ज सोरोस ने भी $650 मिलियन लूज किए थे उसमें, एक इन्वेस्टर के तो $800 मिलियन लूज हुए थे 1994 में जब ट्रेजरी जो 16% क्रैश किया था। इनका काम ही आर्बिट्राज का था मेरीवेदर साहब का। इन्होंने पैसे डाले एंड दे सैट टाइट, बैठे रहे। 3 से 4 महीने लगे, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी दे मेड। जी हाँ, क्यों बनाए? क्योंकि ये देखिए पुरानी फिलॉसफी मैंने आपको बताया था ना कि जब सोलोमन ब्रदर्स में थे तो इनके पास एक बंदा आया था एक्सट्रीम नाम से, जिनको मार्जिन कॉल आया था, उसमें वो बैठे पैसे बने, यहाँ पे भी बैठे रिस्क बेट लेके और दबा के पैसे बने। उसके बाद में 30 ईयर जो क्रैश किया था बॉन्ड जो था वापस ऊपर चला गया। खेलते क्या थे नीरज जी इसमें, देखिए बारीकी इस चीज की समझिए कि $1,000 का जो बॉन्ड था उसमें $1 मिलता था इनको। $1 मिलियन के बॉन्ड में ₹1,000 मिलते थे मोटा मोटी उनके करेंसी में अगर बोल रहे हैं। तो ये खेलते थे सीधा बिलियन की बेट, वॉल्यूम में, बेसिकली वॉल्यूम का गेम था, बेसिकली वॉल्यूम गेम था एंड रिस्क आर्बिट्राज। अच्छा इंटेलिजेंट तो थे तो दोनों साइड से करते थे, हेजिंग भी करके चलते थे, लॉन्ग भी खेलते थे शॉर्ट भी खेलते थे। तो अगर लॉन्ग भी खेल रहे हैं तो आर्बिट्राज में शॉर्ट भी खेलते थे, दोनों साइड से खेलते थे कि रिस्क ज्यादा ना रहे, और कमाते आर्बिट्राज पे थे।
बैंक्स पूरे इनके कस्टमर बन गए थे, हर बैंक से लोन ले रखा हुआ था। बैंक ने देखा कि परफॉर्मेंस शानदार है, इन्होंने बैंक के साथ डील की थी नीरज जी। इनके साथ में बैंक वाले जो इन्वेस्ट करते थे कमीशन नहीं लेते थे इनसे, ये बैंक के थ्रू इन्वेस्ट करते थे, खरीदते थे। ट्रेजरी बिल और जितना भी डीलिंग होती है बैंक के थ्रू होते था, बैंक वालों को कमीशन नहीं देते थे। अब आप ये सोचिए कि वॉल्यूम पे खेल रहे हैं, बैंकों को कोई कमीशन नहीं दे रहे हैं और लॉन्ग टर्म इनको लोन मिल रखे हुए थे। बड़े बड़े बैंकों के आप नाम ले लीजिए, चेस, मैनहट्टन या गोल्डमैन सैक्स, जिसे इनको पूरे के पूरे पैसे की लीवे मिल रखा हुआ था। अच्छा, एक और चीज था नीरज जी, जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ा, इन्होंने वो जापानीज येन जंग बॉन्ड, येन का स्वैप में खेलने लगे, मॉर्टगेज बॉन्ड में घुस गए, लेवरेज ले लेके घुसने लगे, खेलने लगे पूरे। लीमन ब्रदर भी इनका वन ऑफ द कंपटीशन था, ये चलता रहा। हाँ जी, बिल्कुल। और उसके बाद में यूके के ट्रेजरी बॉन्ड खेलने लगे, यानी इनका क्या हुआ, ब्राजील के मार्केट में खेलने लगे। इटली का सेंट्रल बैंक तो इन्वेस्टर था इनकी कंपनी में, इटालियन मार्केट में खेलने लगे। तो आप ये देखिए कि जब सक्सेस आया, आर्बिट्राज बढ़ता गया, लेवरेज बढ़ता गया, परफॉर्मेंस बढ़ता गया, ग्रोथ बढ़ता गया, प्रॉफिट बढ़ता गया, चलता रहा पूरा का पूरा, इस रिस्क बढ़ने लगा। उसके बाद में नीरज जी, इसमें जो जॉन मेरीवेदर साहब हैं, उन्हें 1994 में 28% बनाया इस हेज फंड ने, जब लोगों के पैसे नहीं बन रहे थे। तो इनके धंधे ने 28 पे 24 पे कितना, मैंने कितना परसेंट बताया था, 28%, मोटा मोटी 28% बनाया। हाँ जी, 28% बनाया था। 1995 में इनकी इक्विटी के, देखिए 24 में इन्होंने रेज किया, 1994 में रेज किया था $1.25 बिलियन। 95 में इक्विटी हो गई थी $3.65 बिलियन। लेवरेज बढ़ गया 28:1। जी हाँ, 1996 में इनका एयूएम हो गया $140 बिलियन, 31x पे खेल रहे थे। प्रॉफिट पे प्रॉफिट नीरज जी बढ़ रहा है। एक टाइम आ गया था नीरज जी, जब इनके जो एसेट हैं वो लीमन ब्रदर, मॉर्गन स्टैनले से ज्यादा हो गए थे, सोलोमन ब्रदर्स के बराबर हो गए थे। सोलोमन ब्रदर जो आर्बिट्राज एंड ट्रेजरी में सबसे बड़ा होता था, उसके पास पहुंच गए थे, नंबर बढ़ने लगे। 55 बैंक थे जो इनको फाइनेंसिंग देते थे, हर बैंक को इन्होंने निचोड़ के रखा हुआ था कि प्रॉफिट हम कमा रहे हैं, और वो भी खुश की प्रॉफिट कमा रहे हैं। किसी बैंक में तो मोटा प्रॉफिट 28% क्या नहीं, इमेजिन, एक साल का। तो लोग इनको पैसे देने लगे। सक्सेस ब्रीड्स सक्सेस, दोस्त बन गए लोग। वो बड़े बड़े बैंकों के, गोल्डमैन सैक्स वाले दोस्त हैं, मेरिल लिंच वाले बैंक इनके हैं, उनके गोल्फ खेल रहे हैं, उनके साथ पार्टी कर रहे हैं। बियर स्टर्न जो है वो इनके साथ में आ गया, उसने भी इनको पैसे देने चालू कर दिए। चेस मैनहट्टन ने इनके साथ $500 मिलियन का रिवॉल्वर फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट का, कि $500 मिलियन जब भी चाहिए ले लो, एनी टाइम टैप मनी। हाँ, उसमें नीरज जी ये हो गया कि यूबीएस जो था उससे इन्होंने बोला कि भाई हम, क्योंकि इसमें तो पार्टनर्स के भी पैसे लगे हुए थे, इन्वेस्टर के साथ खुद के पार्टनर अपने खुद पैसे भी लगा रखे थे, इन्होंने निकाले नहीं थे, अपने पूरे पैसे लगा रखे थे वहां पे। वो उस पे भी खेलना चालू किया इन्होंने। यूबीएस को बोला कि भाई हमारे जो पैसे लगे हुए हैं उसके ऊपर पे आप हमको सिक्योरिटी दीजिए, गारंटी दीजिए। यूबीएस ने मना कर दिया उस समय, बोला भाई कैसे दे, अगर आपका फंड डूब गया तो हम तो डूब जाएंगे, आपके 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 पैसे पे हम कैसे सिक्योरिटी दें। पूरा का पूरा चलता रहा। 1996 में नीरज जी 56% रिटर्न, 56% बॉन्ड में रिटर्न बना रहे हैं आप भाई। जी हाँ, आप सोचिए, क्योंकि मॉर्टगेज में भी घुस गए थे ये, नॉट जस्ट ट्रेजरी बिल, उस समय वो मॉर्टगेज में भी घुस गए। अब क्या हुआ इसके बाद में, अगले चैप्टर में जैसे हम चलते हैं, नोबेल प्राइज वाला जो, नीरज जी इनका प्रॉफिट देख के होता है ना भाई, जहां पे शहद रहेगा मधुमक्खी आएगी, जहां चीनी रहेगा वहां पे मक्खी आएगी। लोग आने चालू हो गए बॉन्ड के धंधे में, लोगों ने देखा इतना प्रॉफिट कमा सकते हैं, हम क्यों नहीं। हर कंपनी ने, हर बैंक ने आर्बिट्राज अपना फंड चालू कर दिया, और आर्बिट्राज भी आने लगे, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी नीचे जाने लगी, कंपटीशन बढ़ गया मार्केट में। तो इन्होंने सोचना चालू किया कि भाई अब क्या करना है। तो ये बोले कि यार अब इक्विटी आर्बिट्राज में जाते हैं। अब आप देखिए, ट्रेजरी आर्बिट्राज, उसके बाद में मॉर्टगेज आर्बिट्राज, उसके बाद इक्विटी आर्बिट्राज, थोड़ा रिस्की है बट अट्रैक्टिव बिजनेस। नीरज जी प्रॉब्लम ये होती है, बॉन्ड आर्बिट्राज में अगर आप गलती करो तो फ्लक्चुएशन कितना होगा, जो हमने डिस्कस किया, 0.1, 0.2%, 0.3%, ज्यादा हुआ तो 0.5%, 1% तो सोच ही नहीं सकते आप दिन में। अगर आप इक्विटी आर्बिट्राज में अगर पोजीशन गलत हो गई तो एक दिन में आप 50% भी नीचे आ सकते हैं, 50%, नॉट 50 बेसिस पॉइंट्स। करेक्ट।
तो इन्होंने इक्विटी आर्बिट्राज चालू किया। अच्छा, विनाश काले विपरीत बुद्धि नीरज जी। हम्म उसके बाद इन्होंने एक और नया धंधा चालू किया विच इज कॉल्ड दी मर्जर आर्बिट्राज। हम्म मर्जर आर्बिट्राज का मतलब ये होता है कि मान लीजिए जैसे एक कंपनी थी, वहां पे मर्जर हो रहा था सीबीएस का एमसीआई के साथ में, दो बड़ी कंपनियां मर्ज हो रही थी। हम्म ये उनके इक्विटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में घुसे कि अगर मर्जर हुआ तो ये पैसा मिलेगा हमें, मर्जर नहीं हुआ तो ठीक है यू लूज मनी। तो वो उस पे भी आर्बिट्राज खेलने लगे कि हाँ मर्जर होगा। हम्म यानी दो कंपनी की मर्जर की बात चल रही है, ये खेल रहे हैं आर्बिट्राज की मर्जर डेफिनेटली होगा, अगर नहीं होगा तो हम लूज करेंगे। इंटरेस्ट रेट स्वैप में खेलना चालू किया, एक और नया धंधा इन्होंने चालू किया। अच्छा, एक और डेटा इसमें ऑथर ने दिया हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग डेटा, कि इंटरेस्ट रेट स्वैप जो आर्बिट्राज में खेलते थे, जो स्वैप होता था 1990 में 2 ट्रिलियन का था। 1997 में, हम तो 94 95 96 की बात कर रहे हैं, 1997 में जो 2 ट्रिलियन का धंधा था 1990 में नीरज जी, वो 22 ट्रिलियन का हो गया था। ये इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव का गेम है जिसका कोई भी डिस्क्लोजर किसी भी अथॉरिटी को नहीं जा रहा है। मैं बार बार इंसिस्ट करूंगा इस बात को, डेरिवेटिव, नो डिस्क्लोजर, नो रूल्स रिक्वायर्ड। इनका जो बुक था नीरज जी, लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट एलटीसीएम का जो डेरिवेटिव बुक था 1997 में $1.25 का सिर्फ इनका था। यानी आप ये सोचिए कि इनकी डेरिवेटिव बुक का वैल्यू 1997 में उतना था जो हमारी 30% ऑफ आवर इकोनॉमी आज है। बाइक और भी एक कंपनी का सोचो। एक कंपनी, और ऐसी सोचिए कि पूरी कंपनियां खेल रही थी वहां पे, बिल्कुल धूम मची हुई थी मार्केट में। वहां पे एक बार ऑथर ने एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मेंशन किया हुआ, निकोलस ब्रैडी करके वहां पे ट्रेजरी सेक्रेटरी होते थे यूएस के। तो उन्होंने बोला था कि यार जब भी कोई क्रैश आता है, जब भी फियास्को होता है, जब भी कोई गदर मचता है, बोले हर समय वहां पे डेरिवेटिव वालों का नाम क्यों आता है। अच्छा, स्विस बैंक जो था वो बड़ा स्ट्रांग था डेरिवेटिव में। मैं एक अलग टेंजेंट पे ले जा रहा हूँ कहानी को। यूबीएस जो था वो लूज आउट करने लगा था स्विस बैंक को। उसने बोला कि यार क्या करें, ये दूसरा हमारा कंपटीशन बैंक है, वो तो जबरदस्त डेरिवेटिव खेल रहा है। यूबीएस ने अपना चालू किया डेरिवेटिव का बिजनेस। क्रेडिट स्विस का अपना चल ही रहा है। चेज मैनहट्टन, क्रेडिट लाइनिस, यानी आप ले लीजिए, वो यूएस के बैंक हो, फ्रांस के बैंक हो, जर्मनी के बैंक हो, सबने खेलना चालू किया। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि 1997 में जापानीज जो बॉन्ड थे 20% यील्ड पे चल रहे थे नीरज जी, वो 20%। उस पे इन्होंने नेकेड बेट रखा, अनहेज्ड। जनरली ये क्या करते थे कि हेजिंग करके चलते थे, जो मैंने आपको शुरू में बताया। इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि अनहेज्ड बेट खेलने लगे। 1997 में नीरज जी हुआ क्या था, एशियन करेंसी क्राइसिस, करेक्ट। थाईलैंड का डिवैल्यूएशन हुआ, मार्केट टैंक किया। कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्राजील, मेक्सिको, आप ने नाम लीजिए, जितने भी यानी क्या बोलते हैं आपने, इमर्जिंग नेशंस थे, जितने भी इमर्जिंग कंट्री थी, उनकी हालत खराब हो गई थी। हुआ क्यों था, यूएस ने पोर किए थे 1996 में $93 बिलियन इन दी इमर्जिंग इकोनॉमीज, कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्राजील, जितने भी इमर्जिंग वाले हैं इसमें। जब ये करेंसी क्राइसिस हुआ, उन्होंने पैसे निकाल लिए पूरे। आपको याद होगा रातों रात जो यहाँ की थाई बात था, आई थिंक पता नहीं 20%, 25%, 30 40%, उस समय बिल्कुल फ्री फॉल था, वो चल रहा था। ये चालू हुआ, अब ये खेलते थे आर्बिट्राज में। अब आप ये सोचिए कि जब करेंसी का इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन हो तो कैसा होगा। मेजर लॉस वो हो रहा था। इन्होंने जो खेला था मर्जर आर्बिट्राज, सीबीएस एमसीआई का मर्जर, वो रीनेगोशिएट हो गया मर्जर। ओवरनाइट $150 मिलियन लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट ने लूज किया। अच्छा, ये चल रहा है, इस बीच में क्या हुआ था, इनका इक्विटी कैपिटल 7 बिलियन पहुंच गया। अब कॉन्फिडेंस इतना, उन्होंने बोला कि यार हम उनके लिए प्रॉफिट क्यों कमाए। इन्होंने फोर्स किया इन्वेस्टर को, पैसे रखो, प्रॉफिट और उनका असल जो प्रिंसिपल था उन्होंने इन्वेस्टर को दिया, बाहर निकाल दिया। बोले अब हमारे बचे हैं, हमारे जो 3.5 4 बिलियन बचे, हम उस पर ही खेलेंगे बस।
आप देखिए कि विनाश काल विपरीत बुद्धि। और अच्छा, उस साल में एक और इंटरेस्टिंग चीज, जो नोबेल प्राइज नाम था इसका इस चैप्टर का, इसलिए है कि भाई मर्टन और स्कॉल जो इनके जो काम करते थे, जो हार्वर्ड और एमआईटी वाले प्रोफेसर, उनको नोबेल प्राइज मिला। हम्म, वो उसी साल में हो रहा है काम, ये 1997 के टाइम पे पूरा नोबेल प्राइज भी मिला उनको। हम्म, अच्छा, इस बीच में जब मार्केट, इमर्जिंग मार्केट क्रैश करने लगे, तो यूके वाले ने रेट भी रेज किया था अपना, 300% रेज किया था यूके ने वहां पे अपना। मार्केट टैंक किया 23%, डाउ गिरा, एनवाईएससी गिरा। यूबीएस ने लॉस किया था नीरज जी $644 मिलियन का इक्विटी डेरिवेटिव में। मजबूरी में उनको यूबीएस को स्विस बैंक के साथ में मर्ज करना पड़ा, क्योंकि उनकी पोजीशन टाइट हो गई थी बिल्कुल। हम्म, और ये सब पूरे के पूरे पैसे देते थे लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट को। अच्छा नीरज जी, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि डिस्पाइट ऑल दीज, बिकॉज ऑफ देयर गेम एंड बिकॉज ऑफ देयर, यानी जो भी बोलिए रिस्क मैनेजमेंट जैसा भी था, हम्म, 1997 में 25% बनाए रिटर्न, गिरी मार्केट में, खराब मार्केट में। हम्म, एंड देन उसके बाद में हम आते हैं नीरज जी अगले चैप्टर पे, विच इज द फॉल ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट। यहां तक हमने देखा कि कैसे राइज हुआ, उस राइज में लेवरेज खेलो खूब, अहंकार आ जाए खूब, और बिल्ड करते जाओ पोजीशन। जैसे अपने यहाँ जो यस, डेरिवेटिव हम लोग इक्विटी में देखते हैं कि जो शॉर्ट सेलर होता है, ये सेलर कहे उसको, कि जो जिसको हम लोग कॉल राइटर बोलते हैं या या पुट राइटर बोलते हैं, राइटर मतलब सेलर, तो उसने सेल कर दिया, तो आमतौर पे सेलर 10 में से 7 बार जीतता है, जी क्योंकि उसकी बेट ऐसी होती है कि आप नहीं जीत पाओगे, तो वो जीत जाता है। लेकिन जिस दिन वो हारता है, नेगेट सेल में अगर आप हारे किसी दिन, आए तो फिर मतलब तबाही है। जैसे अभी आप देखिए, जो यहाँ पिछले 2-3 हफ्ते पहले जो अचानक से ट्रंप साहब ने अपना एक बयान दिया कि ईरान के साथ खत्म, कुछ नहीं होगा, अब सब और कोई डील वील नहीं, हम थक गए, समय बर्बाद हो रहा मेरा। मार्केट एक झटके में 3 कैंडल में 500 पॉइंट गिर गया। उस दिन जो आदमी कॉल लेके बैठा होगा या उसने ऊपर जाके पुट राइट की होगी, उसकी क्या हालत हुई होगी, आप ये सोच सकते हैं। बिल्कुल। तो ये जो मार्केट में सडन मूव आता है, या समटाइम्स मार्केट अचानक से 400 पॉइंट चढ़ गया और आप राइट करके बैठे हो, तो भले ही आप 10 में 7 बार जीत रहे हो, लेकिन जिस दिन आप हारोगे, उस दिन ऐसी तैसी हो जाएगी। चलो आप देखते हैं द फॉल ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट। तो नीरज जी, इसमें क्या हुआ कि जो इनके नोबल लॉरेट्स थे, उन्होंने इक्विटी वॉलेटिलिटी की ऑप्शन, जो डेरिवेटिव, उसका जो मॉडल बनाया था, उस मॉडल के हिसाब से जो वॉलेटिलिटी होती है, वो 0 से लेके 15 से 20% वॉज द हाईएस्ट वॉलेटिलिटी, जो उनके मॉडल ने बताया था। ठीक है, हमको भी पता है कि भाई उतने ज्यादा वॉलेटिलिटी होती नहीं है आर्बिट्राज में, ट्रेडिंग में। लेकिन आप ये देखिए कि ट्रेजरी आर्बिट्राज में वॉलेटिलिटी नहीं हो रही है, लेकिन आप इस बीच में आप इक्विटी डेरिवेटिव में घुस गए हो, आप मर्जर आर्बिट्राज में घुस गए हो, मॉर्गेज आर्बिट्राज में घुस गए हो, और पूरे के पूरे अलग अलग कंट्रीज में घुस भी गए हो। एशियन क्राइसिस हुआ, फिर भी उस समय मैंने मेंशन किया 25% प्रॉफिट बनाया, तो मार्केट मोटा मोटी स्टेबल होने लगा। और इनका तो मॉडल बना हुआ था भाई 15 से 20% से आर्बिट्राज, उससे ज्यादा तो होना नहीं है, वॉलेटिलिटी कुछ होनी नहीं है। तो इन्होंने ब्राजील में ट्रेडिंग चालू की, डेनमार्क में, रशियन बॉन्ड में खेलना चालू किया। नीरज जी, हिली ब्रांड करके इनके जो ट्रेडर होते थे, जो खासम खास थे इनके, जॉन मेरीवेदर साहब के, उन्होंने एक कंपनी को शॉर्ट किया। आप एक गेस मारिए कि कौन सी कंपनी को शॉर्ट किया था उन्होंने? एक, लिवन। बर्कशायर हैथवे को शॉर्ट किया था। क्या बात कर रहे हो, बर्कशायर हैथवे ने शॉर्ट कर दिया? कमाल आदमी। अच्छा, जंग बॉन्ड, एक स्टारवुड होटल का कोई जंग बॉन्ड था, उसमें बिल्कुल इन्हें 15%, $450-500 मिलियन डाल दिया। अरे पैसे इतने आ रहे हैं, क्या करें नीरज जी? 1.5-1.25 ट्रिलियन की अगर आपकी बुक बन गई है आर्बिट्राज की, डेरिवेटिव की, क्या करेंगे? लोग मना कर रहे हैं हिली ब्रांड साहब को कि भाई ये सब मत करिए, थोड़ा ज्यादा हो रहा है, इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए। बोले नहीं, प्रॉफिट चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, हम तो बनाएंगे, करते जाएंगे। री इंश्योरेंस बिजनेस में उसके बाद चले गए, जब इतना पैसा बन रहा था तो। जो ये स्टॉर्म का, अर्थक्वेक का, हरिकेन का जो इंश्योरेंस होता ना, उसके री इंश्योरेंस बिजनेस में भी घुस गए। चलते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़ते जाएंगे।
और इस बीच में क्या हुआ, वहाँ पे बैंकर्स ट्रस्ट का एक चेयरमैन था, वो एशिया घूमने आया। उसने देखा कि यार एशिया में तो जितने भी प्रमोटर हैं, जो भी मार्केट प्लेयर है, अपने पैसे निकाल के सेफ कस्टडी में ले जा रहे हैं। दिस इज आफ्टर द 1997 करेंसी क्राइसिस। यूएस आया, उसने अपना शॉर्ट करना चालू कर दिया। इस बीच में एक और डेवलपमेंट हुई नीरज जी, जो हम पहले जो एक बुक में हम डिस्कस कर चुके हैं, जेमी डिमॉन साहब की। तो जेमी डिमॉन साहब और वहाँ पे सैंडी व्हील करके एक बहुत बड़े वॉल स्ट्रीट के बड़े बंदे जो है, बहुत ही नामी गिरामी शख्स थे। उन्होंने ट्रैवलर्स और सिटी बैंक का एक बहुत बड़ा मर्जर हुआ था, वन ऑफ द लार्जेस्ट मर्जर ऑफ द टाइम था उसमें, वो उन्होंने किया था ना। उसमें गोची ये थी कि उस कंपनी के अंदर में सोलोमन ब्रदर्स आता था। सोलोमन ब्रदर को वॉरेन बुफे ने स्टेक खरीदा था, बचाया था। उसके बाद इन लोगों ने सोलोमन ब्रदर को खरीद लिया, जो जेमी डिबॉन साहब और सैंडी व्हील ने कंपनी की जो मर्जर हुआ था ट्रैवलर्स और सिटी बैंक का। जब ये फियास्को हुए तो सोलोमन ब्रदर्स ने अपना एक्सपोजर कम करना चालू किया, क्योंकि वो भी आर्बिट्राज बिजनेस में थे ना। आप ये देखिए कि जेमी डिबॉन साहब और जो सैंडी व्हील थे, उनको आर्बिट्राज और लेवरेज वाला बिल्कुल पसंद नहीं था। सेफ खेल, रिस्क लेते थे लेकिन फिर भी सेफ खेलते थे। उन्होंने बोला सोलोमन ब्रदर्स को कि अपनी पोजीशन कम करो। पोजीशन कम करो का मतलब क्या हुआ, माल बेचो। अगर आप उसी बिजनेस में हैं और आप अपनी पोजीशन शॉर्ट करना चालू कर दो, सेल करना चालू कर दो, इंपैक्ट आएगा। अब क्या हुआ, जो वॉलेटिलिटी थी इनकी बढ़ने लगी। जो मॉडल बना हुआ था 15-20% वाला, उसको स्प्रेड करने लगा वॉलेटिलिटी, क्योंकि आपका कंपटीशन जो सब बहुत बड़ा कंपटीशन वो बेचने लगा। इस बीच में रशियन गवर्नमेंट ने बोला कि भाई कोई डिवैल्यूएशन नहीं होगा रूबल का, रूबल इज सेफ। चल रहा है काम, उस समय तक तो कुछ नहीं हुआ। इस बीच में वहां पे जो लॉसेस जो हैं इनके धीरे धीरे बढ़ने लग गए, क्योंकि स्प्रेड इनका वाइडन होने लगा, आर्बिट्राज बढ़ने लगा, वॉलेटिलिटी बढ़ने लगी। और जो मॉर्गेज बाय सिक्योरिटी का आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ नीरज जी, इसका जो स्प्रेड था वो 96 पॉइंट का था, वो 113 पे पहुंच गया। तो देखिए वो ब्रीच होने लगा लेवल। कॉर्पोरेट बॉन्ड जो था वो 99 वाला, कॉर्पोरेट बॉन्ड का जो लेवरेज था वो 99 का था आर्बिट्राज, वो 105 पे पहुंच गया। जंक बॉन्ड का जो 224 था वो 266 पे पहुंच गया। आप ये देखिए कि वो जो इनका आर्बिट्राज का जो विंडो होता था, वो विंडो बढ़ने लगा। जापानीज यील्ड नीचे आने लगी। इंडोनेशिया का रुपया जो था 85% उठा था नीरज जी, 85%। इस बीच में क्या हुआ, गोल्डमैन सैक ने रशिया में बॉन्ड इशू किए $1.25 बिलियन के 12% पे। ये जून में हुआ है, 27 के जून में इन्होंने दिया है पूरा रशिया, ये इसको जून के एंड में उन्होंने खुद ही अपने बॉन्ड बेच दिए। यील्ड जो 12% की थी रशियन बॉन्ड की नीरज जी, वो 90% पे आ गई। यील्ड नॉट बेसिस पॉइंट्स। ये जब हुआ जी, मार्केट की वॉलेटिलिटी बढ़ने लगी, एलटीसीएम के लॉसेस बढ़ने लगे। पहली बार उन्होंने 10% का लॉस बनाया महीने का। अब आप देखिए कि एक डाउनवर्ड फॉल जो है वो इससे चालू हो जाता है। इस बीच में जब मार्केट का रुख देखा तो सैंडी व्हील साहब ने बोला सोलोमन ब्रदर्स को कि खत्म करिए, मुझे नहीं चाहिए आर्बिट्राज, लेवरेज, रिस्क। वो बेचना चालू किए। जैसे वो बेचना चालू किए, यूके का स्प्रेड जो 15 से 20% पे खेलते थे वो 45% हो गया, जर्मनी का 20% हो गया। हर जगह का स्प्रेड बढ़ने लगा और इनके सोलोमन ब्रदर्स के ऊपर में यानी जो प्रेशर होता है लिक्विडेट करने का वो बढ़ने लगा। यूके का स्प्रेड जो 45% मैंने आपको बताया था वो 50-60 के ऊपर चलने, यानी धीरे धीरे वो 40, फिर 45, फिर 50, फिर 60। यूएस का 56% पे आ गया, जर्मनी का बढ़ गया। जब ये होने लगा नीरज जी, तो धीरे धीरे जो इमर्जिंग मार्केट प्लस रशिया की हालत खराब होने लगी। रशिया का जो शॉर्ट टर्म यील्ड था वो 120% हो गया नीरज जी। आईएमएफ ने $22 बिलियन डाल करके रशिया को बेल आउट किया। और एलटीसीएम वाले जो थे वो बोल रहे हैं सोलोमन ब्रदर्स को कि भाई आप बेचिए मत, हमारी हालत खराब हो रही है। लेकिन वहां पे उनके नए ओनर जो थे सैंडी व्हील और जेमी डिबॉन, उन्होंने बोला कि बेचना है तुमको, वो तो अपने मालिक की बात मानेंगे कि आपकी बात सुनेंगे कंपटीशन की। करेक्ट। रशियन मार्केट टूट गया।
हम्म, 6% टूटा एक दिन में नीरज जी, 75% साल का। ऑयल हम्म, 33% टूटा। शॉर्ट टर्म बॉन्ड 200% यील्ड पे। तबाही पूरी, सुनामी आ गई। वो गोल्डमैन सैक्स 50% गिर गया। हम्म, उसके बाद में चाइना ने अपना डिवैल्यूएशन किया। साथ में उस समय मान के चलिए कि एक बोलते हैं ना परफेक्ट स्टॉर्म होता है। इराक वेपन इंस्पेक्शन वाला कांड चल रहा था। हम्म, रशिया की क्राइसिस हो गई थी। अच्छा, हम्म, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि हम्म, लॉन्ग टर्म कैपिटलिज्म में ये गदर मचा हुआ है। मार्केट को ज्यादा खबर नहीं, कोई न्यूज कुछ नहीं आ रही। क्यों? उस समय क्लिंटन और मोनिका लेविन्स्की वाला जो टॉपिक था वो यूएस में सबसे हॉट टॉपिक था। तो हाँ, मीडिया वालों को पता ही नहीं था कि यहाँ पे एक $1.25 ट्रिलियन एसेट अंडर मैनेजमेंट वाली कंपनी जो है बस्ट होने वाली है। वो उधर लेविंस्की में लगे हुए थे। वो उधर पे पूरे मीडिया लगी हुई थी लेविन्स्की में, बोले जा जूसी टॉपिक है वो। हाँ, अच्छा, जब रशियन बॉन्ड गिरे 200% का वहां पे जो यील्ड वाला आ गया, तो इन्होंने और खरीदे रशियन बॉन्ड। हम्म, एवरेज आउट किया कि खरीदते हैं कभी तो पैसे बनेंगे। 5 हफ्ते में $3.6 बिलियन लूज कर लिया था नीरज जी। आप हम्म, सोचिए, इनका जो कैपिटल बिल्कुल खत्म। रशिया ने मोराटोरियम डिक्लेयर कर दिया। हम्म, मेक्सिको फॉल हुआ, ब्राजील फॉल हुआ। अच्छा, G7 ने बोल दिया रशिया को अब की बार हम बेल आउट नहीं करेंगे, जब मोराटोरियम हम्म, डिक्लेयर किया रशिया ने। क्योंकि सब ये हम्म, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई रशिया जो है वो कम से हम्म, कम स्टेबलाइज हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, हम तो रूबल को गिरने नहीं देंगे, हम रेट नहीं बढ़ाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, वो सब कर रहे थे वो लोग। वो पूरा मार्केट ही क्रैश कर गया। तो इसमें ऑथर ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये लिखी है कि जो 70 साल में जो कैपिटलिस्ट नहीं कर पाए, यानी रशिया को बर्बाद नहीं कर पाए 70 साल में, वो जो कम्युनिस्ट बर्बाद नहीं कर पाए, सॉरी, कम्युनिस्ट जो 70 साल में बर्बाद नहीं कर पाए, वो कैपिटलिस्ट ने बस कुछ ही सालों में कर दिया। और एक सेकंड में। जी, तो ये धीरे धीरे ये पूरी कंटेजियन जो है नीरज जी बढ़ने लगा। मॉर्गेज हम्म, का स्प्रेड सोचिए 120% पे आ गया, पॉइंट पे। जो पंद्रह हम्म, परसेंट पे हम खेल रहे हैं, 15-20% पे खेल रहे थे, वो आ गया 120 पॉइंट पे। हाई यील्ड हम्म, बॉन्ड 276% का स्प्रेड। अब आप सोचिए कि जिसने बेट लेके रखा हुआ है कि 15 से 20% से ऊपर वॉलेटिलिटी नहीं होगी, उनकी हालत क्या होगी। हम्म, एक दिन में $550 मिलियन लूज किया था लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट ने नीरज जी, एक दिन में, इस वॉलेटिलिटी के चलते। वॉरेन बुफे को कॉल गया, हम्म, भैया पैसे डालिए, मना। हम्म, जॉर्ज सोरस ने रशिया में $2 बिलियन लूज किए थे। हर समय लोग ये कहानी पढ़ते हैं, हर समय के लोग बढ़िया बढ़िया कहानी बताते हैं कि जॉर्ज सोरस ने कैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड को बर्बाद खत्म कर कर दिया। दिया था और एक दिन में $1 बिलियन बनाए थे। कोई ये नहीं बताता कि रशिया के बॉन्ड क्रैश में और रशिया के मार्केट क्रैश में, डिफॉल्ट में, उन्होंने $2 बिलियन लूज किया था। उनके हम्म, पास गए ये, इन्होंने बोला ज्यादा पैसे नहीं डाल सकता, मैं 500 मिलियन डालूंगा, लेकिन 500 मिलियन तब डालूंगा जब 500 तुम्हारे आएंगे। अब ये ओके। घूमने लगे जी। इन्होंने कॉला जेपी मॉर्गन को, उन्होंने बोला 200 मिलियन डाल देंगे, लेकिन 300 तो तुमको अपने लाने पड़ेंगे। अब लोग हम्म, घूम रहे हैं वहां पे पैसे जमा करने के लिए, घूम रहे हैं, पैसे देने को तैयार नहीं है। सोलोमन ब्रदर्स माल का माल बेचे जा रहा है, इनका रिस्क आर्बिट्राज जो आर्बिट्राज था वो बढ़ता जा रहा है। दिस हम्म, इज हाउ द स्टोरी स्टार्टेड अनफोल्डिंग। हेज फंड जो थे वहां पे एक हम्म, के बाद एक गिरने लगे। डोमिनोज बोलते हैं ना कि फॉलोइंग लाइक डोमिनोज, वो गिरने लगे। डॉमिनोज। अच्छा, हम्म, बिल्कुल। बर्कशायर हाथवे का जो शॉर्ट किया हुआ था, -150 मिलियन। बर्कशायर को शॉर्ट किया था, उसमें $150 मिलियन का लॉस हुआ इनको नीरज जी। हम्म, 27 अगस्त का दिन की बात है। रशिया 17%, टोक्यो 3%, ब्राजील 10%, स्पेन 6%, यूके 3%, यूएस 4%, मार्केट गिर रहे हैं एक दिन में। हम्म, उस दिन लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट ने $277 मिलियन लूज किए हैं। ओके। फिर गए ये वॉरेन बुफे के पास में, भाई साहब कुछ पैसे दे दीजिए। उसने बोला ठीक है, मैं सोच करके बताता हूँ। वो वेकेशन कर रहे थे बिल गेट्स साहब के साथ में, किसी अपने यॉट वॉट में घूम रहे थे, अंटार्कटिका घूमने गए हुए थे। हम्म, और ये इनकी हालत खराब है, उनसे पैसे मांग रहे हैं। बोले कि यार दिन में 5-10 मिनट के लिए उनका फोन लगता था, बाकी टाइम फिर बंद हो जाता था। उनके क्या टेंशन, उनके पास तो पैसे हैं, तो आप घूम रहे हो। हमने हम्म, नीरज जी डिस्कस किया था ना कि बिल के वो जो वॉरेन बुफेट ने बोला था कि भाई आपको, जब सीएनबीसी की जर्नलिस्ट ने पूछा आपको कैसे पता चलेगा कि भाई मार्केट खराब हो गया, पैसे डालने वाले फोन आ जाएगा। कौन एग्जैक्टली है? यही चीज, फोन आ जाएगा। यहाँ भी जिसकी हालत खराब है घूम रहा है कि भैया फोन, पैसे डालिए, पैसे डालिए, पैसे डालिए। हम्म, और वो घूम रहे वहां पे, छुट्टी मना रहे हैं वहां पे।
एक और बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट था यहाँ पे नीरज जी, इनके बड़े अच्छे दोस्त थे पुराने, मेरीवेदर साहब के, विनी मेटोन करके नाम था, पूरे पुराने बैंकर, नौकरी वोकरी छोड़ के आराम से बैठे हुए थे बियर स्टर्न्स के। उनको बुलाया कि भाई प्रॉब्लम हो रही है। तो एक बड़ा ड्रामेटिक सीन उसमें बताया गया कि वो बैठे हुए थे मेरीवेदर साहब अपने ऑफिस में, तो विनी मेटोन आए, उसके साथ उन्होंने पूछा कि हाउ मच आर यू डाउन। उसने बोला कि हम लोग वी आर डाउन बाय हाफ। बोले 50% नीचे हैं। बोले यू आर फिनिश्ड। हाँ, तो उसने बोले यार दोस्त हो गए, अरे बकवास कर रहा है, तू कैसी बातें कर रहा है, तू दोस्त है और ऐसी बातें कर रहा है। तो उसने बोला कि 50% तुम गिर गए हो, 50% पब्लिक तुमको गिरा देगी अब। करेक्ट। ये देखिए, ये होता है एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। वो उन्होंने आते साथ बोल दिया कि तुम्हारा ये चला जाएगा। हांगकांग मॉनेटरी अथॉरिटी जो इनके पास इन्वेस्टर थे, उन्होंने अपने बॉन्ड खरीदने बंद कर दिए, क्योंकि ये तो हांगकांग मार्केट में खेलते थे आर्बिट्राज, उन्होंने अपने बॉन्ड खरीदने बंद किया तो मार्केट वहां क्रैश कर गया। इक्विटी वॉलेटिलिटी जो नीरज जी, जो हम 15% 20% कर रहे थे, 30% चला गया। बॉन्ड आर्बिट्राज 30 बेसिस 40 बेसिस पॉइंट परसेंटेज पॉइंट में चले गए थे, हंड्रेड्स ऑफ परसेंटेज पॉइंट में, बाद में आगे में तो आगे चले गए। अच्छा, ये अब हेज फंड है तो आपको चिट्ठी तो लिखनी पड़ेगी अपने इन्वेस्टर्स को, तो मेरीवेदर साहब ने फिर अपने इन्वेस्टर्स को चिट्ठी लिखी। कई इन्वेस्टर्स ने तो तब ये हुआ था कि चिट्ठी पढ़ भी नहीं पाए थे, ब्लूमबर्ग ने फ्लैश कर दी स्टोरी, कहीं से ब्लूमबर्ग को मिल गई स्टोरी को। ओके। करेला ऊपर से नीम चढ़ा, गरीबी में आटा गीला। जैसे वो पता चला तो यहाँ पे वो सैंडी व्हील साहब और सोलोमन ब्रदर्स वाले जो बोल रहे थे खत्म करो, उन्होंने बोला पूरा बेचो। अब आप ये सोचिए कि हर जगह हाहाकार मचा हुआ है, त्राही त्राही मची हुई है, कोई आपको पैसे देने को तैयार नहीं। फिर फेड ने इनको क्या किया नीरज जी, जब पता चला तो मेरीवेदर साहब ने एक काम अच्छा किया, उन्होंने फेड को इन्फॉर्म रखा हर चीजों में। बोले कि भाई प्रॉब्लम हो रही है, तो वी आर कीपिंग यू इन द लूप। अच्छा, ये गए सबके पास में, वो माइकल डेल के पास में गए हैं, वो प्रिंस अल वलीद जो सऊदी वाले हैं उनके पास भी गए, यूएई वाले जो हैं, शायद आई थिंक सऊदी के यूएई दोनों में से एक जगह के, यूएई, हाँ, उन प्रिंस अल वलीद के पास में गए, क्योंकि बोले कि वो तो बैंकर्स ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट हैं ये सब। हर किसी ने पैसे देने से मना कर दिया। अब इनको पैसे चाहिए थे, तो फेड ने क्या किया कि बुलाया, लोगों को बुलाया, बोला कि भाई एक कंसोर्शियम बना के चलो पैसे लगाओ, देखो इनकी बुक को देखो, और हमको वो बचे हुए जो था ना कि $300 मिलियन दिए जेपी मॉर्गन ने, 200 मिलियन तो आपको और डालने पड़ेंगे, क्योंकि जॉर्ज सोरोस ने बोला था 500 में तब डालूंगा जब आप 500 लेके आओगे। पूरे बैंक को इन्होंने बुक दिखाने चालू किए। नीरज जी, बुक को पूरे बैंक दिखाने चालू किए, तो बोलते हैं ना कि वॉल स्ट्रीट इज अ वेरी डर्टी बिजनेस, जो बोलते हैं वो क्यों बोला जाता है। इनकी बुक की खबर सबको पता चल गई, हर किसी ने जाके अपने अपने ट्रेड करने चालू कर दिए जो इनके अगेंस्ट में जा रहा था। जब उन्होंने देखा कि इतना गदर मचा हुआ है, इनकी बुक इतनी गंदी है, इतना लेवरेज है कि कल के दिन अगर इन्होंने बेचना चालू किया, अगर ये सर्वाइव नहीं कर पाए तो हमारी हालत खराब हो जाएगी, तो उन्होंने अपना बचने के लिए अपना माल बेचना चालू कर दिया। वो माल बेचे तो हालत खराब किसकी होगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट की, क्योंकि ये तो पोजीशन पे बैठे हुए हैं, लेवर्ड पोजीशन में, लेवरेज वाली पोजीशन में बैठे हुए हैं। तो ये दिस इज हाउ स्टोरी स्टार्टेड अनफोल्डिंग। फेडरल जो रिजर्व वाले आए इनके पास में कि भाई ठीक है इंटरफेयर करना है, इनके बुक देखने के लिए आए, तो उनके तो एक हमारे यहाँ प्रोवर्ब होता है ना नीरज जी की, होश फाख्ता हो गए। बोले भैया ये सिर्फ यूएस मार्केट नहीं खेल रहे, इनके पास में तो अर्जेंटीना, मेक्सिको, वेनेजुएला, थाईलैंड, मलेशिया, कोरिया, यूके, स्पेन, रशिया, सब मार्केट में। नीरज जी, सबसे गंदी बात तो ये थी कि ये बहुत सारे मार्केट में डेस्परेशन में वन डायरेक्शनल ट्रेड खेलना चालू कर दिया था इन्होंने, हेजिंग ही नहीं की थी, और आर्बिट्राज बढ़ रहा है। गॉड। वॉलेटिलिटी जो आर्बिट्राज था यूएस का पहुंच गया 87%, यूके का 97%, इक्विटी वॉलेटिलिटी 38%। लेवरेज कितना था जब बुक फेड ने चेक किया इनका, $100 बिलियन के जो एसेट पे 1 ट्रिलियन का ट्रेड कर रहे थे, 100:1 का रेशियो था नीरज जी। हम कितने की बात कर रहे थे, 25 और 28 की और 30 की, ये 100:1 में बैठे हुए थे। अल्टीमेटली जब प्रेशर पड़ा, लोगों ने देखा कि अगर यार ये डूबे तो हम भी साथ में डूब जाएंगे, तो सब बैंकों ने मिलकर के फिर धीरे धीरे वो अपने पैसे जमा करने चालू किए। बहुत लड़ाई झगड़ा, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा,
धक्का मुक्की मारपीट खूब हुई उस बैंकर्स की मीटिंग में। एक बोला मैं नहीं डालूंगा यार, तुमने मेरे को मेन वाले ग्रुप में नहीं रखा है। फिर उन्होंने बोला चलो तुम भी आ जाओ भाई, तुम कम से कम $100 मिलियन तो डालोगे। फिर फ्रांस वाले बैंकों ने मना कर दिया। फ्रांस वालों ने बोला भैया हमें तो अपने अप्रूवल लेना पड़ेगा। यूके के बैंकों ने मना कर दिया। उन्होंने बोला भाई मुझे तो यूके के अपने जो यूके का जो आरबीआई उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। फ्रांस वाले ने बोला भाई मेरे को अपने आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी। उन्होंने पैसे डालने से मना कर दिया। खींच तान के नीरज जी ले दे करके इनके पास में पैसे जमा हुए। लोगों ने एग्री किया कि भाई हम पैसे जो यानी माल बेचेंगे नहीं, और स्टेबिलिटी आई। फेड ने इंटरफियर किया, पूरे बैंक आए साथ में, और वो बैंक ने जो पैसे डाले उसमें बिल्कुल स्ट्रिक्ट कंडीशन लगा करके ये पैसे डाले इसमें कि भैया जो पैसे हम डाल रहे हैं उसके बदले में पूरा कंट्रोल हमारा रहेगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत गन फैलाया हुआ था मार्केट में। पूरा कंट्रोल हमारा रहेगा, पार्टनर काम करेंगे, उनको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, एक लिमिटेड फिक्स सैलरी पे और एक फिक्स्ड बोनस पे काम करेंगे। वो पूरा का पूरा कंपनी को इन्होंने टेक ओवर किया। अच्छा, इस बीच में इस यानी ये जब एपिसोड चल रहा था तो वॉरेन बुफे साहब और एआईजी और गोल्डमैन सैक्स, देखिए गोल्डमैन सैक्स यहाँ पे इनके साथ भी था, वहां पे वॉरेन बुफे साहब के साथ में भी बात कर रहा था कंसोर्शियम बना के। उन्होंने $250 मिलियन का ऑफर दिया। बोले कि अगर $250 मिलियन में कंपनी खरीदूंगा, बाद में मैं 350 $4.5 और डालूंगा, लेकिन खरीदने के बाद अंटार्कटिका के फोन से ऑफर दिया, 1 घंटे तक डील वैलिड है, हाँ तो बताओ नहीं तो मैं जा रहा हूँ। आप देखिए नीरज जी, जब आप डोमिनेंट पोजीशन में हैं, कैश पे बैठे हैं, तो आप हाउ मच यू कैन कंट्रोल, हाउ मच यू कैन स्क्वीज आउट, जो उन्होंने 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस में किया। पानी के रेट पे उन्होंने गोल्डमैन सैक्स, सिटी बैंक, मॉर्गन स्टैनले, लीमन ब्रदर्स जो भी थे जिसके जिसके खरीदे थे बॉन्ड 8-9% पे खरीदे हैं गारंटीड वाले, बाद में शेयर में कन्वर्ट कर जिसको 3 गुना 4 गुना प्राइस पे बेचे। दिस इज हाउ दे डू द डील। वेरी ट्रू। So this is how the long-term capital management, because of leverage, because of derivative, because of greed, जो फूल्स गोल्ड में भी हमने रिव्यू किया था, ग्रीड के चलते एक कंपनी जो अच्छा परफॉर्म कर रही थी, ग्रीड के चलते कैसे ऊपर से पूरी की पूरी नीचे गई। ये चार्ट आप देखिए, जी हाँ, ये राइज एंड फॉल है। तो राइज तो आपको दिख रही है, ठीक है, 60 डिग्री। यस यस। बट फॉल देखिए आप, इसमें हम लोग यहाँ मार्केट में कहते हैं कि आप चढ़ते जीने से हैं, उतरते लिफ्ट से। यस यस यस। नीरज जी, ग्रीड, ह्यूब्रिस, लेवरेज, डेरिवेटिव, ये 4 वर्ड याद रखिए। ग्रीड है, ह्यूब्रिस है कि यार हमसे तो कुछ बड़ा हो ही नहीं सकता, हम फेल हो ही नहीं सकते। लेवरेज आपने ले रखी है और डेरिवेटिव पे खेल रहे हो। अगेन वो वाइस चेयरमैन फ्रेड की बात याद रखिए कि भैया जहां पे भी गदर मचता है वहां पे सिर्फ डेरिवेटिव का नाम क्यों आता है। दिस इज द रीजन। डेडली कॉम्बो है ये, डेडली कॉम्बिनेशन है। माय गॉड, फाइनेंशियल दुनिया की कहानियां ना गजब है, और उसमें एक कॉमन थ्रेड है, गलत फहमी हो जाना अपने बारे में कि मैं गॉड हूं। जी, दरअसल मार्केट सिर्फ गॉड है और कोई गॉड है नहीं। तो ये कहानी ये सब दिखा दी। रजा, इसमें ना बहुत इंटरेस्टिंग बात, जैसे इस बुक में मेरे हिसाब से मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप लेवरेज तो ले रहे हैं, इतना ओवरबोर्ड जा रहे हैं कि आपने ये नहीं सोचा कि अगर गलत हुआ तो हम मैनेज कैसे करेंगे। बैकअप प्लान ही नहीं है। प्लान ए बी सी आदमी बनाता है, ये ऐसा हुआ तो हम ये कर लेंगे, वैसा हुआ तो वो करेंगे। इधर कुछ प्लान ही नहीं है, और नोबेल लॉरिएट लगे हुए हैं उसमें। नीरज जी इसमें मैं दो चीज बोलूंगा, दो अलग अलग चीजें। एक, आई थिंक नेपोलियन का बड़ा फेमस कोट है कि यू किल अ मैन यू आर अ मर्डरर, यू किल थाउजेंड्स यू आर अ कॉन्करर। बिल्कुल यहाँ पे। अच्छा, इसका दूसरा बोल रहा हूँ, ये स्लाइटली अनरिलेटेड एक रिलेटेड कोड में बोल रहा हूँ। अगर आपने 1 करोड़ रुपए लिए हैं बैंक से तो आपकी तो हेडेक है। अगर आपने 1000 करोड़ लिए हैं तो तब आपके बैंक की हेडेक है। मतलब ये बिल्कुल सही बात है कि 1 करोड़ आप होम लोन ले लीजिए, 1 करोड़ 3 महीने ना दीजिए, EMI एनपीए आ गया, यस, दरवाजे पर खड़ा हो जाएगा आदमी वसूली के लिए। बिल्कुल। और 1000 करोड़ लीजिए तो बैंक चिंता कर रहा है, यार इसको कुछ होना नहीं चाहिए, पैसा लेना इससे। यस, रिस्ट्रक्चरिंग करेगा, आपको बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करेगा, आपको उसमें यानी रियायत ऑफर करेगा, आपका जो पेंडिंग पेमेंट है वो सब में ये होता है। आप देख ही रहे हैं आईबीसी में जो केसेस जाते हैं,
एग्जैक्टली। इंसॉल्वेंसी में केसेस जाते हैं, कितना परसेंट रिटर्न आ रहा था, बीच में देखा कई कई कंपनी तो 2-2%, 3-3% रिटर्न आए। ऑन एन एवरेज आई थिंक 20-25% टाइप का रहता है, लेकिन कई कंपनियां जो होती है 2%, 3%, 4% पे बिक रही है ऑफ द एसेट। हाँ, 98% तक का हेयर कट लिया है। एग्जैक्टली, 98%। यस यस 100 एब्सोल्युटली, रुपए का माल 2 रुपए में ले लो आप। यस। नीरज जी, उसके बाद इसका आइसिंग ऑन द केक क्या है, जॉन मेरेविदर साहब और जितने पार्टनर थे उनको मजबूरी में काम करना पड़ा, कंपनी बिक गई, मार्केट स्टेबलाइज हो गया, तो फेड का काम तो हो गया, मार्केट स्टेबलाइज हो गया। गोल्डमैन सैक्स का उसमें आईपीओ पेंडिंग था, वो आईपीओ नहीं आया हुआ था उनका, तो वो अल्टीमेटली फाइनली हुआ। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि जॉन मेरेविदर साहब जिन्होंने कंपनी चालू की हुई थी, उन्होंने फिर से जब छोड़ दिया नौकरी वोकरी, वहां पे काम हो गया, खत्म हो गया, बाहर निकल गया, ही वाज बेसिकली थ्रोन आउट फ्रॉम देयर, फिर से कंपनी फ्लोट की 2000 में, 2000 यानी 2000 वाले दशक में, फिर मैं और $250 मिलियन रेज किए फ्रॉम द सेम सेट ऑफ इन्वेस्टर्स। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में लॉस हुआ, वो कंपनी भी बंद हुई। मरना ये यहाँ, देखिए, जीना यहाँ, इसके सिवा बताया जाना जी कहाँ। इसके सिवा जाना कहाँ। बट ऑथर ने इसमें, नीरज जी, जो फाइनल सबमिशन फ्रॉम माय एंड, इसमें ऑथर ने एक चीज बोली कि जब ये 1971 में जो यूएस मूव्ड आउट फ्रॉम द गोल्ड स्टैंडर्ड, बोला दैट वाज द मेन फाउंडेशन जो मेस स्टार्ट हुआ पूरा, एक्चुअली मैं लेवरेज का बताऊं, ये डेरिवेटिव था। बहुत अच्छा पॉइंट आप यहाँ पे ले आए। आपने जरूर वो शो देखा होगा, एक शान षणमुगनाथन करके हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है, डॉलर खत्म हो रहा है। जी, वो अपनी मैं उनके साथ 2-3 पॉडकास्ट कर चुका हूँ, हर बार वो यही कहते हैं कि सारी गड़बड़ वहीं से शुरू हुई जब आपने गोल्ड को छोड़ा। मैंने इंटरव्यू देखा, आपने इंटरव्यू किया था उनका। हाँ, कि वहीं से वो गड़बड़ शुरू हुई है, क्योंकि आपने जब गोल्ड छोड़ दिया तो आप छुट्टा हो गए एकदम, कुछ भी यस, करो आप। कुछ भी करो आप। तो वो बार बार इन्फेसिस करते हैं कि आपको वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा मेस पिछले कितने साल का, 25 इधर मान लो और यस 40 इधर मान लो, 65 यस साल में आपने पिछले 1000 साल का मेस क्रिएट कर दिया है। यस। एंड तो हर 8 उनको साल में नीरज जी, और हर 7-8 साल में वो 80 में क्रैश, 90 में क्रैश, 2000 में क्रैश, 2008 में क्रैश, 2014 में, हर जगह कंटिन्यूसली वही क्रैश चल रहा है। हर जगह हुआ। और इवन आज की तारीख में भी आप देखो, 40 ना, आप हम तो कंपनी की बात कर रहे थे, आप कंट्री को लो, हाँ 40 ट्रिलियन का डेट लेके बैठा है यूएस, जीडीपी या से ज्यादा। तो वो भी तो डेरिवेटिव खेल रहे हैं, ये भी तो एक तरीके का यस डेरिवेटिव है कि यस आपके पास यस, बिल्कुल डेरिवेटिव एसेट है। नहीं है, उससे ज्यादा आप लोन लेके बैठे हो। जी हाँ। इवन अपने देश के कई राज्यों का जो डेट है उनकी जीडीपी से ज्यादा है। या यस। तो जब ये सिनेरियो आप क्रिएट करते हैं ना, तो एकदम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे, जितना आप यील्ड कन्वर्ट कर रहे हो और उससे ज्यादा पैसा आपने फ्लोट कर हाँ, दिया, दे रहे हो, जी हाँ, बिल्कुल। तब आप गुरु मुश्किल में आ गए। और यही मैथ बात बार डजंट बार वर्क। घूम जा रही कि वर्ल्ड में, अब जैसे एआई पे देखिए क्या हो रहा है, मजेदार बात, मैंने भी एक शो भी बनाया इस पे, कि पहले एआई वालों ने गेम, देखिए कितना शातिर दिमाग है, फाइनेंशियल जीनियस वही होते हैं। जी हाँ। अपने इंटरनल एक्रूवल से मैं एआई एक्सपेंड करूंगा, कैपेक्स $400 बिलियन, $500 बिलियन, कोई दिक्कत नहीं साहब, रैली हो रही है, अपने जेब से पैसा लगा के मैं एआई बना रहा हूँ, डेटा सेंटर, हाइपर स्केलर और क्या क्या बना रहा है। पिछले साल से उन्होंने लोन लेना शुरू कर दिया है, बॉन्ड इशू कर रहे हैं। इस कैलेंडर ईयर में अब तक $80 बिलियन का रेज हो चुका है बॉन्ड में। बॉन्ड में। तो पहले जो ग्रोथ हो रही थी वो अपनी जेब से, अब उधार लेके। जी हाँ, जैसे ही आप बिल्कुल क्रेडिट लेकर के जब आप एक्सपेंशन में जाते हैं, तो आप एक सिस्टमिक रिस्क क्रिएट कर देते हैं। बिल्कुल। कि अगर मान लीजिए किसी एनवीडिया या जितने भी एलएम मॉडल वाले, एंट्रॉपिक है, ओपन एआई, इसमें से कोई आदमी ने लॉस करना शुरू किया, तो उसका तो होगा ही होगा, बैंकों का भी होगा, इन्वेस्टर का भी होगा, क्योंकि सब ने पैसा दे रखा है उनको लोन। तो ये इसको कहते हैं सिस्टमिक रिस्क। जब तक आप अपनी जेब से लगा रहे हैं तब तक ठीक, जब अगर मैं अपने पैसे से मकान बनाऊं और मैं डिफॉल्ट कर जाऊं, मेरी नौकरी चली जाए, तो मैं बर्बाद हो गया। लेकिन यस। मैंने होम लोन भी ले रखा है, हम्म। बैंक भी हमारे पब्लिक का साथ पैसा गया। जुड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इट इज द ब्यूटी ऑफ फाइनेंशियल
जगलरी कि कैसे कैसे हो रहा है और अब हम लोगों की आंखों के सामने दिख रहा है। नीरज जी, आज मैं एक वीडियो देख रहा था, वो रे डालियो साहब का है, ब्रिज वाटर वाले जो हैं, बहुत हम्म, फेमस ऑथर हैं। तो हम्म, उनका ये बोलना था कि यार ये सस्टेनेबल इसलिए नहीं है क्योंकि आई थिंक वो बता रहे थे कि इन्वेस्टमेंट जो यानी जो आप उसे 5 ट्रिलियन और 7 ट्रिलियन का उन्होंने कुछ डेटा दिया हुआ था। बोला कि यार इन्वेस्टमेंट आपका 7 ट्रिलियन का, आपका रेवेन्यू सिर्फ 5 ट्रिलियन का है, तो कैसे चलेगा ये धंधा? नहीं चल सकता। देखिए एआई में सबसे बड़ा कंसर्न क्या आ रहा है कि शेर की सवारी है ये। चार हाँ, पांच छह एग्जैक्टली, कंपनियां हैं, चिप बिल्कुल। वाली अलग हटा दो। जैसे टेक में भी लोग कम समझते हैं, इसमें 3-4 प्रकार की कंपनी। एक जैसे भारत में जो सर्विसेज कंपनी है, फिर एक होती है जो खाली चिप बना रही है, जिसमें कोरिया और जापान और ताइवान की कंपनीज हैं, यूएस की भी कंपनी इंटेल वगैरह सब चिप बनाती है। एक दूसरे जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, उसमें ये आप एलएलएम मॉडल वाले हैं, एंट्रोपिक आ गया, ओपन एआई आ गया, माइक्रोसॉफ्ट आ गया, और एक उसके यूजर हैं जिसमें मेटा और माइक्रोसॉफ्ट ये सब है। अब इनको अलग अलग करके आपको समझना पड़ेगा। तो जो लोग हाइपर स्केलर हैं, बड़े बड़े एक्सपेंशन कर रहे हैं, बड़े बड़े डेटा सेंटर, बड़ी प्रोसेसिंग, तो अगर वो पैसा नहीं खर्च करते हैं तो वो पिछड़ जाएंगे, हार जाएंगे। जीतने की शर्त ही है कि आप एक्सपेंड करते रहो, क्योंकि ये ग्रोइंग सेक्टर है, इसमें हर दिन को एक नई चीज हो रही है। आपको इतनी ज्यादा मेगावाट में बिजली चाहिए प्रोसेसिंग करने के लिए, जी हाँ, बहुत बिल्कुल। हाई स्पीड चिप चाहिए, क्योंकि नहीं लगाओगे तो आप पिछड़ गए, और यस, आपने लगाया तो पैसे कहां से आएंगे। यस। ये शेर की सवारी हो गई, रुक नहीं सकते गुरु बाबा आप, अब रुके तो हम्म, बर्बाद। तो चलते रहो, अब चलने के लिए फ्यूल कहां से आएगा, लोन लो। तो सिस्टमिक रिस्क आप क्रिएट कर रहे हैं। तो क्लोजिंग के समय एक बात सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें क्या रिटर्न बनेगा आपका, डेप्रिसिएशन तक निकलना मुश्किल हो रहा है। डेटा सेंटर में दो चीजें लगती हैं, एक आपकी बिल्डिंग लगती है और एक इक्विपमेंट लगते हैं और बिजली लगती है। ये बिजली तो चलो कंटिन्यूसली, बिल्डिंग और मशीनें रिप्लेस करनी पड़ेंगी आपको, तो क्या डिप्रिसिएशन काट के प्रॉफिट बनेगा आपका। ये बिगेस्ट क्वेश्चन इस समय हाइपर स्केलर के सामने है। तो नो डाउट कि एक बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन में फंस गए, और जब भी ऐसी चर्चा होती है मुझे षणमुखनाथन जी याद आते हैं कि आपको 65 साल की जो गलती की है वो गुरु सुधारनी तो पड़ेगी। और डेट इज नॉट वाटर, इट कैन नॉट इवेपोरेट, someone has to bear it, and who is someone we don't know. ये है पूरी कहानी। तो लेकिन बहुत ही शानदार किताब, और ये सारी चीजें हमें बार बार ये सिखाती हैं कि कैसे फाइनेंशियल दुनिया में एक रिटेल इन्वेस्टर को सतर्क रहना है, उसको साइंस, अर्ली साइंस पकड़ने हैं और अपने को बचाना है। बाकी दुनिया जहां जाए जाने दो, आप अपने को बचाओ, सबसे जरूरी चीज वो है। तो बहुत बहुत शुक्रिया रजा भाई बातचीत करने के लिए, उस किताब के लिए। और हम लोग फिर अब एक नई किताब का इंतजार करेंगे, और ये किताब वाकई बहुत धांसू थी, इसको पढ़ना भी चाहिए लोगों को, क्योंकि हम लोग जितनी बात करते हैं उससे कहीं ज्यादा उसमें और एग्जाम्पल के साथ चीजें लिखी हुई होती हैं। तो रोजर साहब ने भी कमाल की किताब लिखी है। ये सब काम जर्नलिस्ट ही कर सकते हैं। देखना एक दिन मैं भी ऐसी किताब लिखूंगा एक इंडियन मार्केट के ऊपर। चलिए, थैंक यू सो मच।